हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड स्टोरी का सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट आपने देखा कि स्टोरी की शुरुआत कैसे होती है। 19वीं शताब्दी के बिगिनिंग में जब फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था, 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हुआ था और 1918 में जाके ख़त्म हुआ था। तो उसी दौरान हमारे जो ऑथर है माइकल मुरपुर्गो, इनको एक रोल टॉप डेस्क की ज़रूरत पड़ती है जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव होती है और ये अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए ये एक जंक शॉप में पहुंच जाते हैं, कबाड़ की दुकान में पहुंच जाते हैं और इनको वहाँ पे ओक की लकड़ी का बना हुआ एक रोल टॉप डेस्क मिल जाता है। हालांकि वो बहुत अच्छे कंडीशन में नहीं होता है, उस पर कुछ काम करना बाकी रहता है। तो इनको लगता है कि ये कहीं उसे ठीक कर पाएंगे या नहीं, मन में तो डाउट है, लेकिन फिर भी ये उसको कम पैसा देकर ले आते हैं। सेकेंड हैंड की वस्तु थी, इसीलिए कम पैसे में इनको मिल जाती है और ये इसे अपने गैराज के पीछे वाले रूम, वर्क रूम में लेकर जाते हैं उसको ठीक ठाक करने के लिए। क्रिसमस की शाम होती है और उसी दिन ये अपने डेस्क को ठीक कर रहे होते हैं। जब ये ड्रॉवर खोलते हैं तो लास्ट का एक ड्रॉवर जो है वो बुरी तरह से जाम मिलता है। फाइनली ये जोर थोड़ा लगाते हैं और ड्रॉवर खुल जाता है। जब ड्रॉवर खुलता है तो देखते हैं कि ड्रॉवर के अंदर भी एक सीक्रेट सा ड्रॉवर होता है जिसके अंदर काले रंग का एक छोटा सा टिन का बॉक्स होता है। तो ये हाथ डाल के उसको जब निकाल लेते हैं तो देखते हैं कि टिन के बॉक्स के ऊपर एक पेपर में कांपती हाथों से नोट लिखा हुआ था और उस पर यही लिखा हुआ था कि जिम का आखिरी पत्र 25 जनवरी 1915 को प्राप्त हुआ। जब समय आएगा, यानी कि जो भी पर्सन ने उस लेटर को संभाल के उस बॉक्स में रखा है, वो कह रहे हैं कि जब मैं मर जाऊंगा या मर जाऊंगी तो ये चिट्ठी मेरे साथ बरीड किया जाएगा, मेरे साथ दफना दिया जाना चाहिए। तो इस तरीके से उस पर नोट लिख के और उसको सेलो टेप से बक्से के ऊपर चिपका दिया हुआ था। अब चूंकि ये राइटर के मन में आ रहा है कि भाई दूसरे का लेटर है, कैसे पढ़ा जाए, कैसे इसे देखा जाए, लेकिन फिर भी इनकी जिज्ञासा इतनी ज़्यादा थी कि ये बॉक्स खोलते हैं और उसमें एक लेटर पाते हैं। लेटर को ये जब खोलते हैं तो देखते हैं कि सबसे ऊपर में ही डेट लिखा हुआ था 26 दिसंबर 1914, जो कि क्रिसमस के अगले दिन का ही लिखा हुआ था और मिसेस जिम मैकफर्सन के नाम से था। तो इसको लिखने वाला मिस्टर जिम मैकफर्सन था, जो कि एक ब्रिटिश सोल्जर है, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में लड़ाई के दौरान अपने परिवार से दूर थे। क्रिसमस के अवसर पे अपने घर पे अपने परिवार रिलेटिव्स के साथ नहीं थे। हम सभी लोग हर फेस्टिवल्स में अपने घर पे अपने रिलेटिव्स के साथ एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ सोल्जर्स की बात हो रही है तो इनका लाइफ बड़ा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड या दुखदाई होता है कि ये कभी भी अपनी खुशियों को या फेस्टिवल्स को अपने फैमिली और रिलेटिव्स के साथ सेलिब्रेट नहीं कर पाते हैं। तो अब आइए सेकंड पार्ट में देखते हैं कि जो राइटर है वो उस लेटर को पढ़ रहे हैं, उस लेटर में क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे लिखे हैं डियरेस्ट कोनी। ये जो जिम मैकफर्सन है, जो कि एक ब्रिटिश सोल्जर है, वो अपनी पत्नी के नाम लेकर संबोधित करते हैं। तो पत्नी के नाम था कोनी। कह रहे हैं डियरेस्ट कोनी, प्यारी कोनी, आई राइट टू यू इन ए मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज जस्ट हैपेंड दैट आई मस्ट टेल यू अबाउट एट वंस। ये कह रहे हैं कि प्यारी कोनी, आई राइट टू यू इन अ मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड, मैं बहुत ही प्रसन्न मन से, क्या है, मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड, बहुत प्रसन्न मन से मैं तुमको लिख रहा हूँ क्योंकि अभी अभी समथिंग वंडरफुल हैज़ जस्ट हैपन, अभी अभी बहुत अद्भुत घटना घटी है, दैट आई मस्ट टेल यू अबाउट एट वंस, जिसे मुझे तुम्हें तुरंत बताना चाहिए। We were all standing in our trenches yesterday morning, Christmas morning. अब जिम लेटर में लिख रहे हैं कि we were all standing
स्टैंडिंग टू का मतलब होता है टेकिंग अप पोजीशन। जैसे आपने देखा कि सैनिक जब भी युद्ध के फील्ड में होते हैं, वॉर फील्ड में होते हैं, तो अपनी पोजीशन में रहते हैं, जैसे उनको कमांड दिया जाता है बिल्कुल उसी पोजीशन में रहते हैं। यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हैं। और ट्रेंचेस का मतलब होता है तलघर। तलघर वो होता है कि जो ग्राउंड को खोद कर और एक नाले की तरह, चौड़े नाले की तरह बना दिया जाता है, जहाँ पे हमारे सोल्जर्स हैं वो वहाँ पे छुप सकते हैं और छुप के अपने इनेमीज पर वॉर करते हैं और इनेमीज से वहाँ पे बच भी सकते हैं। आप बोल सकते हैं बंकर इसको। तो ये जिम कह रहे हैं कि हम सभी लोग अपने ट्रेंचेस में, अपने बंकरों में एकदम अपना पोजीशन लेकर खड़े हुए थे। यस्टरडे मॉर्निंग, ये कल सुबह की बात है। और कल सुबह क्या था? क्रिसमस का सुबह था, क्रिसमस मॉर्निंग थी। इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट। ये कैसी सुबह थी? बिल्कुल एकदम साफ, क्रिस्प थी एंड क्वाइट, बिल्कुल सुनहरी थी। as beautiful a morning as I have ever seen, ऐसी सुंदर और ऐसी मनमोहक सुबह थी जिसको मैंने अभी तक नहीं देखा है। as cold and frosty as a Christmas morning should be, बिल्कुल ठंड, cold का मतलब होता है बिल्कुल ठंडी, and frosty, frosty मतलब बर्फीली, बिल्कुल वैसे जैसे कि क्रिसमस की सुबह होनी चाहिए, बिल्कुल वैसे। मौसम भाई बिल्कुल शानदार था। और उस समय ये लोग अपने ट्रेंचेस में अपने पोजीशन लेकर, अपने गन, राइफल्स वगैरह लेकर बिल्कुल तैनात थे। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगैन इट। अब जिम लिख रहे हैं कि मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूं कि हमने इसकी शुरुआत की थी। बिगैन इट, हमने इसकी शुरुआत की थी। बट द ट्रूथ, आई एम अशेम्ड टू से इट दैट फिट्स बिगैन इट। लेकिन सच्चाई यही है, आई एम अशेम्ड टू से, कि मुझे शर्म आ रही है ये बताने में कि इसकी शुरुआत फिट्स ने की। फिट्स क्या होता है? यहाँ पे देखिए, ए नेम फॉर अ जर्मन सोल्जर। ठीक है, फिट्स इज अ कॉमन जर्मन नेम, यानी कि जो जर्मनी के सोल्जर्स होते हैं उनके लिए फिट्स वर्ड यहाँ पे आया हुआ है। और आगे आप पढ़ेंगे टॉमी। टॉमी जो है वो ब्रिटिश सोल्जर्स के लिए आया हुआ है। फर्स्ट समवन सो अ व्हाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस ओपोजिट। अब ये कह रहे हैं कि हमारे ठीक सामने जो इनेमिस हैं, जो जर्मन सोल्जर्स हैं, उनकी ट्रेंच थे, उनके बंकर थे, वहाँ पे वो लोग छुपे हुए थे। ठीक है, तो वहाँ से किसी ने सफ़ेद रंग की फ्लैग जो है वो लहराया। वेविंग का मतलब होता है लहराया। तो वहाँ ट्रेंचेस में किसी ने सफ़ेद रंग का झंडा लहराया, ऐसे हम लोग को दिखाया। देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड। अब नो मैंस लैंड क्या होता है? ये दो कंट्री के बीच की एक बॉर्डर एरिया होता है। वो लैंड किसी भी कंट्री का नहीं होता है, लेकिन दो कंट्री के बीच की लैंड होती है, जगह जमीन होती है जिसपे किसी भी कंट्री का अपना आधिपत्य नहीं होता है। तो वही कह रहा है, देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लाइन, यानी कि जो नो मैंस लाइन है, जो एक बॉर्डर एरिया है, बॉर्डर लैंड है, उसके उस तरफ से, पार से वे लोग हम लोग को चिल्ला रहे थे, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। यहाँ पे टॉमी क्या है? ब्रिटिश सोल्जर्स के लिए आया हुआ है। तो वो लोग हम लोग को क्रिसमस विश कर रहे थे कि हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। When we had got over the surprise, अब देखिए गोट ओवर का मतलब क्या होता है? उबरना। तो जब ये लोग आश्चर्य से उबर गए, जैसे होता है ना कि भाई कोई आपका दुश्मन हो और आपके सामने हो, बिल्कुल मारने और मरने पर उतारू हो, वो आपको सरप्राइज दे रहा है, वो आपको क्रिसमस की शुभकामनाएं दे रहा है। तो अभी ये जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे, यानी जो टॉमिस थे, अभी इस सरप्राइज से, अभी आश्चर्य से उबर रहे थे। सम ऑफ अस शाउटेड बैक, तो हम लोगों में से कोई जो है वो चिल्ला उठा, सेम टू यू फ्रिट्स, सेम टू यू, मतलब कि फ्रिट्स जो है वो जर्मन सेना के लिए आया हुआ है। तो ये भी यहाँ से बैक में ये लोग भी क्रिसमस विश करते हैं।
आगे सुनिए, आई थॉट दैट वुड बी दैट। अब दैट वुड बी दैट का मतलब यहाँ पे है कि दैट वॉज ऑल, कि हाँ एंड हो गया भाई, उन लोगों ने हम लोगों को क्रिसमस विश कर दिया और हम लोगों ने भी बदले में उनको क्रिसमस विश कर दिया। अब इतना खत्म हो गया सब कुछ, मैटर जो है वो एंड हो गया, इतना तक ही था। वी ऑल डिड, और हम सब ने कर लिया भाई, उधर से भी विश हो गया, इधर से भी हमने भी विश कर दिया, अब सब हो गया। बट देन सडनली वन ऑफ देम वॉज अप देयर इज इन हिज ग्रेट कोट एंड वेविंग अ वाइट फ्लैग। अब उसमें से क्या होता है कि अचानक से, बट देन सडनली, तभी अचानक से, वन ऑफ देम, उनमें से एक, यानी कि जो जर्मन सोल्जर्स हैं, जो इनके इनेमीज है, उनमें से एक ऊपर आता है, अपने ट्रेंचेस से ऊपर आ जाता है, बाहर आता है। इन हिज ग्रेट कोट, ग्रेट कोट का मतलब होता है ओवर कोट या लॉन्ग कोट भी आप लोग बोल सकते हैं। तो उनके कोट का जो कलर था वो ग्रे कलर था, ठीक है। एंड वेविंग अ वाइट फ्लैग, वो वाइट फ्लैग ऐसे लहरा रहा था, हिला रहा था। डोंट शूट लैड्स, लैड्स का मतलब यहाँ पे फ्रेंड्स से है कि डोंट शूट लैड्स, समवन शाउटेड, कोई चिल्लाया कि गोली मत चलाना दोस्तों, गोली मत चलाना। एंड नो वन डिड, और किसी ने गोली नहीं चलाई, किसी ने ऐसा नहीं किया। देन देर वॉज अनदर फ्रिट्स अप ऑन द पैरापेट, और उसके बाद होता क्या है कि एक और जो फ्रिट्स था, एक और जर्मन सोल्जर्स था, वो ऊपर पैरापेट पे आ गया। पैरापेट क्या होता है, एक वॉल होता है या छत बोल सकते हैं या मुंडेर बोल सकते हैं, जो ट्रेंचेस बनी थी, जो बंकर बना था, जो तलघर बना था, ठीक उसके ऊपर एक तो आ जाता है और वो वाइट कलर की फ्लैग जो है वो लहराते हुए बोलता है कि कोई भी दोस्तों गोली मत चलाना, मतलब दूसरे को शाउट करता है कि गोली मत चलाना, और ऐसा ही होता है। तब क्या होता है, देन देर वॉज अनदर फ्रिट्स अप ऑन द पैरापेट, और उसके बाद जो दूसरा फ्रिट्स जो है, जो जर्मन सोल्जर है, वो ऊपर आ जाता है, मुंडेर पे आ जाता है। एंड अनदर, और उसके बाद और दूसरा आ जाता है। कीप योर हेड्स डाउन आई टोल्ड द मैन। अब ये जो है, ये कैप्टन है अपने सोल्जर्स के, अपने सैनिकों के, यानी ब्रिटिश जो सोल्जर्स हैं उनके ये कैप्टन है जिम। तो ये अपने आदमियों को कहते हैं, अपने सोल्जर्स को कहते हैं कि कीप योर हेड्स डाउन, कि आप अपना सिर जो है वो नीचे रखो। इट्स अ ट्रिक, भाई ये एक चाल है दुश्मनों की, कि वो झंडा लहराएंगे, वो हमें क्रिसमस विश करेंगे, और इस तरह से हम जैसे ऊपर आएंगे, हो सकता है वो लोग अटैक कर दे, है ना। तो ये एक तरह की चाल हो सकती है, एक ट्रिक हो सकती है, बट इट वॉजंट, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था भाई, ये चाल नहीं थी। अब आगे क्या होता है, वन ऑफ द जर्मन वॉज वेविंग अ बोतल अबव हिज हेड। अब एक जर्मन जो सोल्जर है वो क्या कर रहा है कि एक बोतल को अपने सिर पे इस तरह से लहरा रहा है, ठीक है। इट इज क्रिसमस डे टॉमी। तो वो जो ब्रिटिश सोल्जर्स हैं, जिसको यहाँ पे टॉमी कह के बुलाया गया है, तो उनके लिए है इट इज क्रिसमस डे टॉमी, कि ब्रिटिश सोल्जर्स दोस्तों आज क्या है, आज क्रिसमस का दिन है। वी हैव शनाप्स, शनाप्स एक ड्रिंक होती है, काइंड ऑफ ड्रिंक, मतलब आप दारू मान सकते हैं, जर्मन दारू, ठीक है। वी हैव सॉसेज, और हम लोग के पास सॉसेज भी है। वी मीट यू, यस, तो वो पूछ रहे हैं वी मीट यू, क्या हम तुम्हें मिलें, हाँ। By this time there were dozens of them walking towards us across no man's land and not a rifle between them. अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि by this time, और इस समय की बात है कि दर्जनों जो फ्रिट्स जो है, जो जर्मन सोल्जर्स जो है, वो नो मैंस लैंड, यानी जो नो मैंस एरिया होता है उसको पार करके हमारी ओर, हाँ, वॉकिंग टूवर्ड्स अस, हमारी ओर आ रहे थे। और क्या है, एंड नॉट अ राइफल बिटवीन देम, और उनके साथ कोई राइफल नहीं है, कोई गन नहीं है, कुछ भी नहीं था। मतलब कि दर्जनों सोल्जर्स देखे जा सकते थे, जर्मन सोल्जर्स, जो हमारी ओर नो मैंस लैंड पार करके आ रहे थे, और उनके पास कोई भी औजार, कोई भी वेपन्स बिल्कुल भी नहीं था।
लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप। यहाँ पे नाम दिया हुआ है कि जो सबसे छोटा सैनिक मॉरिस था वो सबसे आगे चल रहा था। कम ऑन बॉयज, अब वहाँ से ये हो रहा है, वॉट आर वी वेटिंग फॉर, हम लोग किसका इंतजार कर रहे हैं। कम ऑन, आ जाओ बॉयज, हम लोग किसका इंतजार कर रहे हैं। एंड देन देयर वॉज नो स्टॉपिंग देम, और उसके बाद उनको कोई रोक ही नहीं पाया, कोई नहीं रोक पाया। मतलब ब्रिटिश सोल्जर्स थी सामने लेकिन कोई रोका नहीं, उनको आने दिया। आई वॉज द ऑफिसर, मैं ऑफिसर था। ये जिम लिख रहे हैं कि मैं तो ऑफिसर था लेकिन मैं भी उनको रोक नहीं पाया। आई शुड हैव स्टॉप देम देयर एंड देन, मुझे उनको वहीं पे और वहीं का वहीं मुझे रोक देना चाहिए, लेकिन मैंने नहीं रोका। आई सपोज, मैं ऐसा विचार कर रहा था, मैं सोच रहा था। बट द ट्रूथ इज दैट इट नेवर इवन अकर्ड टू मी आई शुड। जिम कह रहे हैं कि मैं तो ऑफिसर था, मुझे वहीं का वहीं उनको रोक देना चाहिए था, लेकिन सच्ची बात तो यही है कि मेरे मन में ऐसा कोई अकड़, कोई ख्याल नहीं आया, कोई घटना नहीं घटी कि मैं ऐसा करूं, उनको रोक पाऊं। ऑल अलोंग देयर लाइन एंड आवर्स आई कुड सी men walking slowly towards one another, grey coat, खाकी कोट्स मीटिंग इन द मिडिल। अब ये कह रहे हैं कि ऑल अलोंग देयर लाइन्स, कुल मिला के उनकी सारी लाइनें, एंड अवर्स, और हमारी लाइन, हमारे जितने सोल्जर्स थे और उनके जितने सोल्जर्स थे, सभी लाइन बना के एक दूसरे की ओर बढ़ रहे थे। आई कुड सी men वॉकिंग स्लोली टूवर्ड्स वन अनदर, मैं देख पा रहा था, जिम कह रहे हैं कि मैं देख पा रहा था कि उनकी लाइन और हमारी लाइन बिल्कुल धीरे धीरे एक दूसरे की ओर बढ़ रही थी, है ना। वॉकिंग स्लोली टूवर्ड्स वन अनदर, एक दूसरे की ओर बढ़ रही थी। ग्रे कोट, खाकी कोट, देखिए ग्रे कोट किनका, तो जर्मन सोल्जर्स का था, ठीक है, जिसको हम लोग फ्रिट्स बोलते हैं। और खाकी कोट किसका, तो ये टॉमिस का, जो कि ब्रिटिश सोल्जर्स है, इनका है खाकी कोट्स। तो ये सभी आपस में बीच में, मिडिल में मिल रहे थे, बीचों बीच मिल रहे थे। एंड आई वॉज वन ऑफ देम, और मैं भी उनमें से एक था। भाई ये जो जिम है वो अलग नहीं थे, भले से ये कैप्टन है और जो भी ऑफिसर हैं, लेकिन फिर भी उनमें से एक ही हैं। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, और मैं भी उनका हिस्सा बन गया। भाई वो लोग मिल रहे थे, मैं भी मिल लिया। इन द मिडल ऑफ द वॉर वी वर मेकिंग पीस। अब देखिए युद्ध के बीचों बीच हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग भाई शांति कायम किए हुए थे, हम लोग शांति स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे। You cannot imagine, dearest Connie, my feelings as I looked into the eyes of the Fritz officer who approached me, hand outstretched. अब ये अपनी वाइफ को संबोधित कर रहे हैं कि डियरेस्ट कोनी, तुम कल्पना नहीं कर सकती हो, इमेजिन मतलब कल्पना करना, तुम इमेजिन नहीं कर सकती हो माई फीलिंग्स, मेरी भावनाओं को, मेरे विचारों को तुम बिल्कुल कल्पना नहीं कर सकती हो। आई लुक्ड इंटू द आईज ऑफ द फ्रिट्स ऑफिसर, जब मैंने फ्रिट्स यानी जो जर्मन सोल्जर्स के ऑफिसर थे, जब मैंने उनकी आंखों में देखा, हु अप्रोच्ड मी हैंड आउटस्ट्रेच, जो कि मेरे से आउटस्ट्रेच का मतलब होता है फैलाकर, जो अपने हाथों को फैलाकर मेरे से मिले या मुझसे मिलने आए। हैंड्स उल्फ ही सेड, और उन्होंने कहा, हैंड्स उल्फ यानी वो अपना परिचय दे रहे हैं कि मेरा नाम हैंड्स उल्फ है। ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट, उन्होंने मेरे हाथ को, ग्रिपिंग का मतलब होता है कसकर पकड़ लेना, मेरे हाथों को कसकर वो पकड़ लिए, वार्मली गर्मजोशी के साथ। आई एम फ्रॉम डुसेलडॉर्फ, और वो बोल रहे हैं कि मैं डुसेलडॉर्फ से आता हूँ, मैं डुसेलडॉर्फ एक जगह का नाम है, डुसेलडॉर्फ का रहने वाला हूँ या डुसेलडॉर्फ से बिलोंग करता हूँ। आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, और मैं ऑर्केस्ट्रा में सेलो प्ले करता हूँ। सेलो क्या है, ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक अ लार्ज वायोलिन, एक वायोलिन की ही भांति एक बड़ा सा वाद्य यंत्र होता है सेलो। तो ये जो हैंड्स उल्फ है
वो जर्मन ऑफिसर हैं, जर्मन सोल्जर्स के ऑफिसर हैं, और वो जिम से जब मिलने आते हैं तो अपने हाथों को इस तरीके से फैलाते हुए आते हैं और ज़ोर से उनके हाथों को, जिम के हाथ को पकड़ लेते हैं और अपना परिचय देते हुए कहते हैं कि मेरा नाम हैंस उल्फ है और मैं डुसेलडोर्फ से आता हूँ, डुसेलडोर्फ का रहने वाला हूँ और मैं ऑर्केस्ट्रा में सेलो वाद्य यंत्र प्ले करता हूँ। हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस, वो शुभकामना देते हैं क्रिसमस की। कैप्टन जिम मैकफर्सन, आई रिप्लाइड, तब जिम जो है वो जवाब दे रहे हैं, कैप्टन जिम मैकफर्सन, वो अपना परिचय दे रहे हैं। एंड अ हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, कि आपको भी क्रिसमस की शुभकामना। आई एम ए स्कूल टीचर फ्रॉम डोरसेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड। अब ये अपना परिचय देते हुए बता रहे हैं कि मैं पश्चिम इंग्लैंड के डोरसेट का एक स्कूल टीचर हूँ, मामूली एक स्कूल टीचर हूँ। डोरसेट, ही स्माइल, तब वो हैंस उल्फ जो हैं, जो जर्मन ऑफिसर हैं, वो स्माइल करते हैं और कहते हैं डोरसेट, डोरसेट से हैं। आई नो दिस प्लेस, मैं इस जगह को जानता हूँ। आई नो इट वेरी वेल, मैं इसको अच्छी तरीके से जानता हूँ। वी शेयर्ड माई रम रेशन एंड हिज एक्सलेंट सॉसेस। तब ये जिम कहते हैं कि जो मेरा रम का हिस्सा था, रेशन का मतलब यहाँ पे हिस्सा होता है, तो जो रम क्या है, एक वाइन होती है ना, जो कि ठंड में सैनिकों को दी जाती है, सोल्जर्स को दी जाती है। तो वही कह रहे हैं कि मैं अपने रम का हिस्सा उसके साथ साझा किया और उसका बेहतरीन, एक्सेलेंट मतलब होता है बेहतरीन, सॉजेस भी हम लोगों ने साझा किया, आपस में बांटा। एंड वी टॉक्ड कोनी, हाउ वी टॉक्ड कोनी, हम लोगों ने कितनी सारी बातें करी। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, लगभग वो बहुत अच्छी तरीके से इंग्लिश बात करता था। बट इट टर्न आउट, टर्न आउट का मतलब होता है पता चलना, लेकिन पता चलता है दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डोरसेट, लेकिन पता चलता है कि कभी वो डोरसेट में अपने कदम रखा ही नहीं। सेट फुट का मतलब होता है कदम रखना, तो कभी वो डोरसेट में गया ही नहीं, अपने कदम ही नहीं रखे। नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड, और कभी भी वो इंग्लैंड भी नहीं गया। ही हैड लर्न ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल, तो जो कुछ भी उसने सीखा था इंग्लैंड के बारे में, वो सारी कुछ चीज़ें जो है वो अपने स्कूल से ही उसने सीखा था, वो कभी इंग्लैंड नहीं गया था। एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, और जो कुछ वो इंग्लिश बोल रहा था, परफेक्ट इंग्लिश बोल रहा था, वो रीडिंग बुक्स के ही द्वारा सीखा था, कभी वो इंग्लैंड गया ही नहीं था। ये हैंस उल्फ के बारे में बताया जा रहा है, जिम अपने वाइफ कोनी को लिख रहे हैं। हिज फेवरेट राइटर वॉज थॉमस हार्डी, और उसकी पसंदीदा जो फेवरेट जो है पसंदीदा लेखक थे वो थॉमस हार्डी थे। हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मैडिंग क्लाउड, और उसकी जो फेवरेट बुक थी वो फार फ्रॉम द मैडिंग क्लाउड, जो कि थॉमस हार्डी के ही द्वारा लिखी गई है। सो आउट देयर इन नो मैन्स लैंड वी वॉक्ड ऑफ द Bathsheba and Gabriel Oak and Sergeant Troy and Dorset। तो इस तरीके से हम लोगों ने बहुत सारी बातें करी, है ना। हम लोग वहाँ पे नो मैन्स लैंड में थे, और वी टॉक्ड ऑफ बाथसेबा, और हम लोगों ने बाथसेबा के बारे में, गैब्रियल ओक और सर्जेंट ट्रॉय और डोरसेट के बारे में बहुत सारी बातें की। He had a wife and one son born just 6 months ago। अब ये बता रहे हैं जिम अपनी वाइफ को कि जो हैंस उल्फ है, जो जर्मन ऑफिसर है, उनकी एक पत्नी है और एक बच्चा है जो कि अभी ठीक 6 महीना पहले पैदा हुआ है। As I looked about me there were huddles of the khaki and grey एवरीवेयर। हडल्स का मतलब होता है झुंड, जैसे कि ये जिम लिख रहे हैं कि जैसे कि मैं देख पा रहा था
As I looked about me, कि अपने तरफ अपने आस पास जितना मैं देख पा रहा था, there were huddles of khaki and grey everywhere, कि यहाँ पे हर जगह खाकी और ग्रे कलर पहने हुए सैनिक हर जगह झुंड में थे. All over no man's land, smoking, laughing, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग. और सभी लोग क्या कर रहे थे? स्मोकिंग कर रहे थे, सिगरेट पी रहे थे, हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, पी रहे थे और खा रहे थे. सब के सब व्यस्त थे, मस्त थे. Hans Wolf and I share what was left of your wonderful Christmas cake, Connie. तो जिम जो है वो अपनी वाइफ कोनी को कह रहे हैं कि जो तुम वंडरफुल क्रिसमस केक यानी जो बेहतरीन क्रिसमस केक हमारे लिए भेजी थी, जो थोड़ा सा लेफ्ट रह गया था, जो थोड़ा सा बच गया था, उसको हैंड्स उल्फ और मैंने शेयर कर लिया. हम दोनों ने मिल बांट के खा लिया. He thought the marzipan was the best he had ever tasted. और उनका विचार था, यानी हैंड्स उल्फ का ऐसा विचार था कि मार्जिपन जो था ना वो सबसे बेहतरीन था जिसको अभी तक उन्होंने टेस्ट किया था, चखा था. वो सबसे बेहतरीन मार्जिपन था. मार्जिपन एक तरह की स्वीट होती है, मिठाई होती है. आई अग्रीड, और मैं उसकी बातों से सहमत भी हो गया कि हाँ वाकई में तुम्हारा भेजा हुआ जो केक था जिसपे मार्जिपन था वो बहुत टेस्टी था. वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग, और हम दोनों हर चीज़ों पे एग्री हो गए भाई, हर चीज़ों पे राजी हो गए, है ना. एंड ही वॉज माई इनेमी, और वो मेरा दुश्मन था. इसके बावजूद भी जो कुछ मैं कहता वो एग्री कर जाता और जो वो कहता मैं भी एग्री कर जाता. There never was a Christmas party like it, कोनी. और इस तरीके की कभी क्रिसमस पार्टी नहीं हुई थी, कोनी. Then someone, I don't know who, brought out a football. अब यहाँ पे जिम आगे लिख रहे हैं, कोनी को बता रहे हैं कि तभी किसी ने, I don't know who, मैं नहीं जानता कि वो कौन था, brought out a football, वो फुटबॉल लेके आता है भाई. ग्रेट कोट्स वर डम्प्ड इन पाइल्स टू मेक गोल पोस्ट, और उसके बाद जो ग्रेट कोट्स होते हैं यानी कि दोनों सोल्जर्स के, दोनों टीम के सोल्जर्स की जो ग्रेट कोट वो लोग पहने थे, लॉन्ग कोट पहने थे, उसको डंप किया जाता है, रख कर पाइल्स बना दी जाती है. पाइल्स मतलब ऐसे होती है ना, ऊंची ढेर बना दी जाती है. और वो किस लिए? टू मेक गोल पोस्ट, गोल पोस्ट बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे अब फुटबॉल मैच होने जा रहा है, इसीलिए गोल पोस्ट होना ज़रूरी है. और इसीलिए दोनों सोल्जर्स, दोनों टीम की सोल्जर्स ने अपने अपने ओवरकोट को वहाँ पे रख कर पाइल्स बना लेते हैं और गोल पोस्ट बन जाता है. एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वॉज टॉमी अगेंस्ट फिट्स आउट इन द मिडिल ऑफ नो मैंस लैंड. और अगली चीज क्या होती है कि हम देखते हैं कि फिट्स के अगेंस्ट में, विपरीत में टॉमी खड़े थे, यानी कि जर्मन सोल्जर्स के अगेंस्ट में, विपरीत में अभी यहाँ ब्रिटिश सोल्जर्स खड़े हैं. दोनों के बीच फुटबॉल मैच चल रहा है, वो भी कहाँ पे? नो मैंस लैंड के बीचों बीच, जहाँ पे दो कंट्रीज के बॉर्डर एरिया होती है, बॉर्डर लैंड होता है, वहाँ पे बीचों बीच में मैच हो रहा है. किसके बीच? तो यहाँ टॉमी और फिट्स के बीच, यानी ब्रिटिश सोल्जर्स और जर्मन सोल्जर्स के बीच में मैच शुरू है. हैंड्स उल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड चीयर. देखिए अब ये कह रहे हैं हैंड्स उल्फ जो कि जर्मन ऑफिसर थे, ये और मैं, लुक्ड आउट, हम लोग देखते रहे, लुक्ड आउट हम लोग देखते रहे, मैच का आनंद उठाते रहे. एंड चीयर्ड, हम लोगों ने उससे उन लोग का हौसला बढ़ाते रहे, उन लोग को चीयर्ड करते रहे. क्लैपिंग आवर हैंड्स, अपने हाथों को पीटते रहे यानी तालियां बजाते रहे. एंड स्टैम्पिंग आवर फीट्स, और अपने पैरों को पटकते रहे भाई. टू कीप आउट द कोल्ड as much as एनीथिंग. मतलब ये तो है कि मैच दोनों लोगों के बीच में हो रही थी, दोनों टीमों के बीच में हो रही थी, तो हम लोग तालियों से और उनका चीयर्स कर रहे थे, पैर पटक के उनका चीयर्स कर रहे थे, उनका हौसला बुलंद कर रहे थे. ये तो ठीक है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को ठंड से बचाने के लिए भी, है ना, टू कीप आउट द कोल्ड as much as anything, मतलब अपने आप को ठंड से सेफ रखने के लिए भी हम लोग ऐसा कर रहे थे.
there was a moment when I noticed our breaths mingling in the air between us. तो यहाँ पे मैंने नोटिस किया, मैंने ध्यान दिया कि हमारी सांस, जो ब्रिथ्स होती हैं, जो सांसें होती है ना, जो सांस होती है, मैंने उस ऑफिसर की, हैंस उल्फ की सांस और मेरी सांस, जैसे आपने देखा होगा कि ठंड में जब हम बोलते हैं या सांस लेते हैं तो हमारे मुंह से या नाक से एक धुआं जैसे नहीं, फोगी ब्रिथ ऐसे निकलती है। तो उसको मैं नोटिस कर पा रहा था कि उसकी ब्रिथ्स और मेरी ब्रिथ्स, हम दोनों की बीच की ऐसे हवा में मिंगलिंग हो रहे थे, मिल जा रहे थे, घुल जा रहे थे। मिंगलिंग मतलब होता है घुल जाना, मिल जाना। He saw it too and smiled. उन्होंने भी इस चीज़ को नोटिस किया, भाई देख लिया ऑफिसर ने, और वो स्माइल कर दिए। Jim McPherson, he said, after a while, I think this is how we should resolve this war. और इसके बाद वो कह रहे हैं, he said after a while, कुछ देर के बाद। आफ्टर अ वाइल का मतलब होता है कुछ देर के बाद। वो कहते हैं कि जिम मैकफर्सन, आई थिंक दिस इज़ हाउ वी शुड रिसॉल्व दिस वॉर, और यही मुझे लगता है, आई थिंक मतलब मुझे लगता है कि यही चीज़ है जिसकी वजह से हम लोग इस वॉर को, इस युद्ध को रिसॉल्व कर सकते हैं। भाई इस युद्ध को समाप्त कर सकते हैं। ए फुटबॉल मैच, एक फुटबॉल मैच के जरिए अपने युद्ध को हम लोग समाप्त कर सकते हैं, रिसॉल्व कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। नो वन डाइज इन अ फुटबॉल मैच, और जब ऐसा होगा ना, फुटबॉल मैच खेल के यदि हमारा युद्ध समाप्त हो जाएगा तो यहाँ फुटबॉल मैच में कोई मरता नहीं है। नो वंस डाइज, कोई मरता नहीं है फुटबॉल मैच में। नो चिल्ड्रेन आर ऑर्फन्स, और कोई भी चिल्ड्रेन जो है, नो चिल्ड्रेन आर ऑर्फन्ड, और कोई भी बच्चा अनाथ नहीं होता। ऑर्फन का मतलब होता है अनाथ, कोई बच्चा अनाथ नहीं होता है। नो वाइफ्स बिकम विडोस, और कोई भी जो वाइफ्स होती हैं, पत्नियां होती हैं, वो विडोस नहीं होती है, यानी विधवा नहीं होती है। तो इस तरीके से फुटबॉल मैच के जरिए भी अपने युद्ध को जीता जा सकता है, अपने युद्ध को समाप्त किया जा सकता है। आई वुड प्रीफर क्रिकेट, आई टोल्ड हिम, then we Thomas could be sure of winning probably. तब जिम कहते हैं कि मुझे तो भाई क्रिकेट पसंद है, मुझे क्रिकेट अच्छा लगता है। then we Thomas could be sure of winning probably, तभी जाकर हम टॉमिस यानी ब्रिटिश सोल्जर्स जो है वो शायद जीत पाएंगे। probably मतलब होता है शायद, तभी हमारी जीत शायद पक्की हो पाएगी। we laughed at that, और इस बात पे हम लोग हंस पड़े। and together we watched the game, और एक साथ बैठकर हम लोग गेम देखते रहे, गेम का, मैच का मज़ा लेते रहे। सैड टू से कोनी, और बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कोनी कि फ्रिट्स won 2 goals to 1, और इस तरीके से जो जर्मन सोल्जर्स है उनकी टीम 2-1 गोल से जीत जा रही है। भाई उनके 2 गोल्स होते हैं और हमारे 1 गोल, और वो जीत जा रहे हैं। बट as हैंस उल्फ जेनरसली सेड, लेकिन बड़ी ही उदारता पूर्वक हैंस उल्फ जो ऑफिसर है वो कह रहे हैं, अवर गोल वॉज वाइडर दैन देयर्स, कि हमारा जो गोल था, हमारा जो उद्देश्य था ना, वो इस मैच के गोल से कहीं बड़ा था, कहीं वाइडर था। क्या था भाई? कि देखिए ये जो 2 देशों के सोल्जर्स हैं वो गेम खेल रहे हैं, थोड़ी देर के लिए ही सही, ये एक दूसरे को क्रिसमस विश कर रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, थोड़ी देर के लिए युद्ध जो है उसको भूल चुके हैं, अपने बीच में ये पीस बनाए रखना चाहते हैं, शांति बनाए रखना चाहते हैं, और यही तो हर इंसान चाहता है। सोल्जर्स जो होते हैं, चाहे वो किसी भी कंट्री के हो, वो भी तो इंसान होते हैं, उनको भी शांति चाहिए होती है, उनको भी परिवार का एक माहौल चाहिए होता है, फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप, ये सभी चाहिए होता है। लेकिन यहाँ वे लोग युद्ध में हैं, और इस तरीके से ये ऑफिसर्स जो है, कहीं ना कहीं इनका इनमें रोल है कि ये चाहते हैं कि हमारी जो कंट्री के सेना है वो थोड़ी देर के लिए आपस में खेले, भाईचारा बनाए रखे और युद्ध को भुला दे। तो ये गोल है इन ऑफिसर्स की। यही कहने का मतलब है कि ये मैच का जो गोल है ना, इस गोल से ज़्यादा हमारा गोल
वाइडर है, बड़ा है, ठीक है। सो इट वॉजेंट क्वाइट फेयर, और इसीलिए ये जो गेम का जो मैच है ये थोड़ा सा निष्पक्ष नहीं था। द टाइम केम एंड ऑल टू सून when the game was finished, the schnapps and the rum and the sausage had long since run out and we knew it was all over. अभी क्या होता है, समय आ गया है भाई, and all too soon, और बहुत जल्द ही, when the game was finished, जब गेम ख़त्म हो गया, ओवर हो जाता है, मैच ख़त्म हो जाता है, the schnapps, जो इनके पेय चीज़ थे, जो रम थे और शनाप्स थे और जो सॉसेज थे, हैड लॉन्ग सिंस, ये बहुत पहले ही, लॉन्ग सिंस बहुत पहले ही, रन आउट, समाप्त हो चुके थे भाई, बहुत पहले ही ख़त्म हो चुके थे। एंड वी न्यू इट वॉज ऑल ओवर, और अब हम समझ गए कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया है भाई। सिर्फ समय ख़त्म नहीं हुआ, गेम ख़त्म नहीं हुआ, शनाप्स, रम और सॉसेज ही नहीं ख़त्म हुए, बल्कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया। I wished Hans well and told him I hoped he would see his family again soon, that the fighting would end and we could all go home. और इस तरीके से जिम जो है वो हैंड्स उल्फ को शुभकामनाएं देते हैं, बोलते हैं कि मैं विश करता हूँ, आई होप, मैं ऐसा विश करता हूँ कि बहुत जल्दी ही आप अपनी फैमिली को देख पाएंगे, आप अपनी फैमिली से मिल पाएंगे। दैट द फाइटिंग वुड एंड, और जब फाइटिंग, जो युद्ध है वो जब ख़त्म हो जाएगी, एंड वी कुड ऑल गो होम, तभी हम लोग सभी अपने घर जा सकेंगे। ये हम विश कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि जल्दी सब कुछ समाप्त हो जाए, युद्ध समाप्त हो जाए, आप अपने परिवार को एक बार पुनः देख पाएंगे और हम सभी युद्ध के पश्चात अपने घर वापस लौट पाएंगे, जा पाएंगे। आगे आइए। आई थिंक दैट इज वॉट एवरी सोल्जर वांट्स ऑन बोथ साइड्स, हैंड्स उल्फ सेड। तो यहाँ पे हैंड्स उल्फ जो ऑफिसर है वो कह रहे हैं कि यही तो दोनों साइड की जो सोल्जर्स है, जो सैनिक है, यही तो चाहते हैं कि भाई युद्ध जो है वो जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए और हम सभी अपने अपने घर को लौट जाएं। यही तो हम दोनों तरफ की सोल्जर्स चाहती है, या कोई भी सोल्जर्स चाहती है। टेक केयर जिम मैकफर्सन, वो आगे कहते हैं कि अपना ख्याल रखना जिम मैकफर्सन। आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नॉर यू, फिर वो कहते हैं कि मैं कभी भी इस पल को भुला नहीं पाऊंगी, नॉर यू, और आपको भी भुला नहीं पाऊंगा। ही सल्यूटेड एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली अनविलिंगली आई फेल्ट। तो यहाँ पे जिम कह रहे हैं कि उसने ये सारे शब्द कहने के बाद वो मुझे सल्यूट किए, है ना, सल्यूट मतलब ऐसे सलामी दिए, और उसके बाद धीरे से, स्लोली से वो मेरे पास से चले गए। अनविलिंगली मतलब वो नहीं चाहते थे, अनचाहे मन से वो मेरे पास से धीरे चले गए। आई फेल्ट, मुझे ऐसा महसूस हुआ। He turned to wave just once and then became one of the hundreds of grey-coated men drifting back towards their trenches. अब यहाँ पे जिम आगे लिख रहे हैं कि he turned to wave just once, कि एक बार हैंड्स उल्फ जो है ना वो तो धीरे चले गए, धीरे धीरे जा रहे थे, जैसे उनको जाने का मन ही नहीं था, लेकिन एक बार वो मुझे हेलो हाय ऐसे हाथ हिलाने के लिए घूमते हैं। इसके बाद जो 100 सोल्जर्स थे जो कि ग्रे कोट में थे, ग्रे कोट के ड्रेस में थे, जो कि अपने ट्रेंचेस की ओर बढ़ रहे थे उसमें जाने के लिए, ड्रिफ्टिंग बैक टूवर्ड्स देयर ट्रेंचेस, जो कि अपने ट्रेंचेस में, अपने बंकरों में, अपने तल घर में जाने के लिए, उतरने के लिए जा रहे थे। उन सैकड़ों सोल्जर्स के बीच में वो भी शामिल हो गए, यानी जो हैंड्स उल्फ है वो अपने सोल्जर्स के साथ मिल चुके थे। दैट नाइट बैक इन आवर डॉग आउट्स वी हर्ड देम सिंगिंग अ कैरोल एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटिफुली। अब जिम आगे लिख रहे हैं कि उसी रात हमारे जो डग आउट्स थे, यानी कि जो हमारे बंकर थे, जो ट्रेंचेस थे, उसी के
पीछे हमने उनको कैरोल्स गाते हुए सुना। कैरोल्स क्या होता है? क्रिसमस सॉन्ग होता है कि हम क्रिसमस के टाइम में एक दूसरे को विश करने के लिए या क्रिसमस को एंजॉय करने के लिए कैरोल्स गाते हैं। तो यहाँ पे जो ब्रिटिश सोल्जर्स हैं उनके बंकरों के पीछे से, डग आउट्स का मतलब होता है बंकर या ट्रेंचेस भी बोल सकते हैं, वहाँ पीछे से इनको रात में कैरल्स गाते हुए सुना जा सकता है। एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटीफुली, और बहुत ही बेहतरीन ढंग से वो गा रहे थे। इट वॉज स्टिल नच साइलेंट नाइट। तो ये गाने का नाम है स्टिल नच और साइलेंट नाइट, ये गाना गा रहे थे वो लोग। और बॉयज गेव देम ए रॉशिंग कोरस ऑफ द वाइल्ड शेपर्ड्स वॉच्ड। और हमारे भी जो आर्मी के जो हमारे सोल्जर्स हैं वो भी उनको, रॉशिंग का मतलब होता है कि एकदम जोशीला, है ना, एकदम जोशीला कैरोल्स बदले में गाते हैं, है ना। वाइल्ड शेपर्ड्स वॉच्ड मतलब ये वाला गाना गाते हैं। वी एक्सचेंज कैरोल्स फॉर अ वाइल एंड देन वी ऑल फेल्ट साइलेंट। थोड़ी देर के लिए हम लोग कैरल्स जो है, जो क्रिसमस के जो गाने हैं वो हम एक्सचेंज करते रहे, माने एक दूसरे के लिए हम लोग गाते रहे, और उसके बाद फेल साइलेंट और सभी लोग शांत हो गया, सब कुछ शांत हो गया। वी हैड अ टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल। अभी हमारा समय था कैसा है? बिल्कुल शांति का और सद्भावना का समय था। जो हमने आज दिन भर का समय बिताया वो बिल्कुल शांति और सद्भावना का समय था। अ टाइम आई विल ट्रेशर as long as I live। कह रहे हैं, देखिए गुडविल का मतलब क्या होता है? सद्भावना, ठीक है। पीस मतलब होता है शांति। तो जो भी दिन भर ये लोग बिताए वो बिल्कुल ही शांति और सद्भावना वाला समय था। आगे लिख रहे हैं, ए टाइम आई विल ट्रेशर as long as I live। जब तक मैं जीऊँगा इस टाइम को, इस समय को मैं संभाल कर रखूँगा। ट्रेशर का मतलब होता है संजो कर रखना, संभाल कर रखना। Dearest Connie, by Christmas time next year, this war will be nothing but a distance and terrible memory. I know from all that happened today how much both armies long for peace। तो यहाँ पे जिम जो है अपनी पत्नी को लिख रहे हैं कि बाई क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर, अगले साल क्रिसमस तक, ठीक है, दिस वॉर विल बी नथिंग, ये युद्ध कुछ नहीं रहेगा, बट अ डिस्टेंट एंड टेरिबल मेमोरी, लेकिन सिर्फ ये एक युद्ध की दूरी की भयावह याद उनके दिलो दिमाग में रह जाएगी और कुछ भी नहीं रहेगा। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन टूडे, मैं जानता हूँ कि आज पूरे दिन जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी घटित हुआ, हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस। देखिए लॉन्ग फॉर का मतलब होता है तरसना। तो आज जो कुछ भी हुआ उससे मुझे ऐसा लगता है कि किस तरीके से दोनों आर्मीज जो है, दोनों देशों के जो सोल्जर्स हैं वो पीस के लिए, शांति के लिए तरस रही है। वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, हम जल्द ही एक साथ होंगे। आई एम श्योर ऑफ इट, मैं ऐसा विश्वास करता हूँ, यानी मुझे ऐसा विश्वास है कि हम जल्द ही एक साथ होंगे। और फिर आखिर में लिख रहे हैं, योर लविंग जिम। जिम अपनी पत्नी के लिए ये चिट्ठी क्रिसमस के एक दिन के बाद लिख रहे हैं, यानी 25 को क्रिसमस था और उस दिन ये सारी घटनाएं घटी हुई है, और 26 को जिम इस लेटर को अपनी वाइफ कोनी के लिए लिखे हुए हैं। डियर स्टूडेंट्स, तो कहानी के सेकंड पार्ट में आपने ये पूरा लेटर के बारे में पढ़ा है। आगे 2 स्लाइड्स में आपको वर्ड मीनिंग दिए गए हैं, ये सेकंड पार्ट का, आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ भी आप ज़रूर शेयर करिए, ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि जो भी आपके दोस्त हैं वो भी इसका लाभ उठा सके, ठीक है, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।